हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से। तो चलिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे चैनल से। तो आज का हमारा ये लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो बायोलॉजी का चलने वाला है। तो इसे जल्दी से जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। बायोलॉजी का ये सेशन स्टार्ट होगा आज से, जो कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर बायोलॉजी का लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा, लाइव टेस्ट। तो उनको लेकर के आज हमने ये सीरीज शुरू किया है। तो चलिए आज बात करते हैं आज के इस पहले टॉपिक पे। तो देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने इस तरह है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि इस प्रकार है: अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में तथा फैलोपियन नली में। तो चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे आराम से सोचकर एकदम। जी हाँ, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे का आंसर एकदम सही है। इसका आंसर डी नंबर होगा, फैलोपियन नली में। यानी स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट करते जाएंगे, नोटबुक बनाते जाएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के नजरिए से इसे भी वही करिएगा इस बार के लिए। ठीक है, और अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न हमारा द्विखंडन किसमें पाया जाता है। चलिए कुछ समय देते हैं आप लोग को इसका आंसर बताने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे, जी बहुत सारे बच्चे देखिए कंफ्यूजन वाला आंसर भी टिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जानेंगे। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे का आंसर सही भी आ रहा है। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। और बहुत सारे बच्चों ने अमीबा और पैरामीशियम अलग अलग को टिक किया, तो बिल्कुल ही गलत है उनका। इसका आंसर जो होगा वो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होगा। अब इसे समझना है क्वेश्चन को, जैसा कि द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ये दोनों वाला ऑप्शन भी दिया है, तो इसे टिक करना होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस बातों को गौर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। पुनर्उद्भवन की जो प्रक्रिया है, एक क्रिया है, वो किसमें होती है। ऑप्शन ए हमारा है स्पंजों में, स्पाइरोगाइटा में, गायरा में, पेनिसिलियम में या कारा में। ठीक है, ये हमारा चार ऑप्शन आपके सामने है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। चलिए, जिन बच्चों ने ए को टिक किया बिल्कुल सही है। ठीक है, पुनर्उद्भवन की क्रिया जो है वो स्पंजों में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग बात करने वाले हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए ये हमारा चैनल का नाम ड्रीम क्लासेस, जरूर ज्वाइन करें। आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न को समझते हैं हम लोग एक बार फिर से, कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। आपके लिए चार ऑप्शन इस तरह से है: केंद्रक पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या सेंट्रियोल पाया जाता है। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे इसका आराम आराम से। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाले हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इस प्रश्न में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु जो है वो उभयलिंगी नहीं है। जोंक नहीं है, केचुआ नहीं है, फीता कृमि या घरेलू मक्खी। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया बिल्कुल सही है, घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। और एक प्रकार का और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जोंक को बिल्कुल ही टिक करिएगा, जोंक, केचुआ ये सब क्या है? उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझेंगे कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक या मुकुलन। ठीक है,
जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे जिन्हें पता है, जिन बच्चों को, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में हमें बताएंगे उनका कितना प्रश्न सही गया इस टेस्ट में। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है लैंगिक जनन, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। लैंगिक जनन होता है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन हमारा ए है, देखिए लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या आंतरिक निषेचन। इन चारों में से किसी ऑप्शन को टिक करना है आपको। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे बच्चे हमें कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने बी को टिक किया अलैंगिक जनन, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां नंबर प्रश्न भी देखिए हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन हमारा ए है एन क्रोमोसोम, 2n क्रोमोसोम, 3n क्रोमोसोम, या ए और बी दोनों, मतलब कि n और 2n दोनों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जी हाँ, चलिए अब इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं। जी इसका आंसर जो है वो सी नंबर बिल्कुल ही सही होगा, 3n होगा। ठीक है, कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n क्रोमोसोम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं। 9वां नंबर प्रश्न था हमारा। देखिए इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मेटाजेनेसिस, एकांतरण, मेटास्टेसिस, या कायांतरण। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, कायांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे आज के इस टॉपिक का। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए 4 ऑप्शन इसका रखते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, या लीची का। ठीक है, चलिए इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, सेब। तो नोट करते जाएंगे सभी बच्चे जिनको आंसर नहीं पता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, लीची, शरीफा, नारंगी या सेब। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर, सेब का। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। तो आज का ये लाइव क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा हमें कि कैसा रहा ये आपका लाइव क्लास। ठीक है, जो कि बायोलॉजी का आज से स्टार्ट हो गया है। तो सभी अपने दोस्तों और भाई बहनों को बता दीजिएगा, जो कि ड्रीम क्लासेस पे आज से बायोलॉजी का जो लाइव क्लास का सेट प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न हमारा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा है पुमंग, जायांग, वहदल पुंज, या अंडाशय। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक किया पुमंग, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। बहुत ही देखिए छोटा सा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा अंडाशय, पेटल, पुमंग, या बीजांड के द्वारा। चलिए जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम है वो आंसर जरूर देंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है इसमें। चलिए जिन बच्चों ने एक ऑप्शन टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, देखिए चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा ऑर्निथोफिली, मॉर्मिकोफिली,
मलेकोफिली और कॉपरोटीरोफिली। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर देंगे इसका सभी बच्चे 13वें नंबर का। चलिए बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने ये वाला ऑप्शन देखिए बी नंबर को टिक किया है मॉर्मिकोफिली, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है, मॉर्मिकोफिली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे यानी कि 14 पे। देखिए बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल यानी पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। चलिए इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। ऑप्शन हमारा है 4000, 440, 365। क्या होना चाहिए, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 400 कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है, 400। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड जो है वो विकसित होकर क्या बनाता है। ऑप्शन हमारा है ए नंबर फल बनाता है, फूल बनाता है, बीज बनाता है, बीज पत्र बनाता है। क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे हमें आंसर को। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है राजीव जी बिल्कुल ही सही आपका आंसर है, बीज इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए 16वां नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार अच्छे से कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ऑप्शन ए हमारा देखें सिंघाड़े का पौधा, नागफनी का पौधा, शीशम का पौधा या एकेसिया का। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है सिंघाड़ा वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, मतलब इसका देखिए जलोद्भिद का मतलब समझेंगे हम लोग कि वह कौन सा पौधा है या वृक्ष है जो कि पेड़ मतलब जल में उगता है। जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद कहा जाता है। तो सिंघाड़े जो होता है जो कि पानी वाला सिंघाड़ा होता है वो समझना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, जो जल में उगते हैं सिंघाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है, किस पौधे में होता है। देखिए ऑप्शन हमारा है गुला बांस में, अकवन में, खट्टी बुट्टी में या फर्न में। चलिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे 17वां नंबर का, तो सभी बच्चे बताएंगे हमें कि समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है, किस पौधे में। इन चारों में से टिक करना है। चलिए सभी बच्चे का लगभग सही आंसर है। जिन बच्चों ने ए को नहीं टिक किया वो ए को टिक करिए। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, गुलाब बांस के पौधे में क्या होती है, समाकाल पक्वता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां नंबर देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा है कैपेसिटेशन। ठीक है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को, बहुत ही कंफ्यूजन वाला नाम होता है बायोलॉजी में थोड़ा सा। कैपेसिटेशन शुक्राणु जनन, कैपेसिटेशन शुक्राणु जनन, शुक्राणु या शुक्राणु कोशिका। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही, अंडाणु को भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। जी हाँ, जिन बच्चों ने ये को टिक किया है कैपेसिटेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा, ये हमारा ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न पे। बहुत ही शानदार वीवीआई प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, नोट करिएगा कि जिब्रेलिन क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन हमारा है हार्मोन है, तना में वृद्धि मंदक है, वृद्धि एंजाइम है या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल ही अच्छा होता है कि इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन दिया जाता है आपको एग्जाम में। तो क्या टिक करेंगे, अच्छे से देख लीजिए आप लोग इस प्रश्न को, जिब्रेलिन क्या है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर हार्मोन भी टिक करेंगे, तो उनका बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर होना चाहिए वृद्धि एंजाइम। ठीक है, जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम है जो कि पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, याद रखिएगा। तो जिन बच्चों का आंसर सी था वो उनका बिल्कुल ही सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें से किस में पाई जाती है सार्टोली कोशिकाएं। चलिए सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ऑप्शन हमारा ए है यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। ठीक है,
कि सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी यानी वृषणों को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। इसका आंसर होना चाहिए वृषणों में। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो आज का ये लाइव सेशन अंत तक ज्वाइन जरूर करे रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग पढ़ते हैं कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए अनुवांशिक जो कूट होते हैं उसमें कितने कूट होते हैं? ऑप्शन ए हमारा 4 कूट, 16 कूट, 32 कूट या 64 कूट। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर? जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 पे। 22 नंबर हमारा प्रश्न है। देखिए कि यौवना आरंभ के समय प्रथम अर्तव चक्र क्या कहलाता है? ठीक है, यौवना आरंभ के समय प्रथम जो चक्र होता है अर्तव, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारा ये है, देखिए अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या अर्तव आर्तव। ठीक है, क्या होना चाहिए आंसर? सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही। इसका आंसर ये डी नंबर होगा। आर्तव वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। जिन बच्चों ने इसे टिक किया वो बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 पढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है ये आप लोग को बताना है। शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, स्पर्मिएशन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ये है 4 ऑप्शन आपके सामने कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। 23 नंबर। चलिए आंसर दीजिए सभी बच्चे। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है ऑप्शन ए शुक्राणु जनन द्वारा, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है 23 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। कहाँ पे उपस्थित होती है ये आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सभी बच्चे इसका आंसर टिक करेंगे जिन बच्चों को मालूम होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है ब्रिक के ऊपर, ऑप्शन बी हमारा है ब्रिसन के ऊपर, ऑप्शन सी हमारा है यूरेटस के निकट और ऑप्शन डी हमारा है मूत्र मार्ग के चारों ओर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे 24 नंबर का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मूत्र मार्ग के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? मूत्र मार्ग के चारों ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है। बहुत ही पेचीदा टाइप का ये प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। क्या दिया है? श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा या पोषण, किसमें सहायता करती है? चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे बारी बारी से कि क्या होना चाहिए इसका आंसर 25 का। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक किया पोषण, वो उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। इसका आंसर डी नंबर होगा 25 का पोषण। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे। 26 हमारा कह रहा है कि गर्भाशय के भीतर या भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय के भीतरी स्तर को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए हमारा है मायोमीट्रियम। बहुत ही देखिए पेचीदा टाइप का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान के सेशन में। मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम। क्या होगा इसका आंसर? सभी बच्चे हमें बताएंगे 26 का। चलिए सभी बच्चे लास्ट में काउंट कर लेंगे अपना आंसर, किनका कितना आंसर राइट गया है। ठीक है, और हमें बताएंगे। जी जी बिल्कुल सही है। जिनका आंसर बी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, एंड्रोमीट्रियम में। ठीक है, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंड्रोमीट्रियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न पे। 27वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि गैमिट निर्माण को क्या कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन हमारा देखिए गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है या मियोसाइट कहलाता है।
चलिए बताइए सारे बच्चे इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी जी राहुल कुमार बताइए इसका आंसर। जी जी बिल्कुल सही, राहुल कुमार जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा गैमीटोजेनेसिस। गैमीट निर्माण को क्या कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है। इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ऑप्शन हमारा है अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से या वृक्क से। ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। 28वां नंबर प्रश्न, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। जिन बच्चों को पता होगा वो जरूर बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, जिनका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वृषण से, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। नर हार्मोन की उत्पत्ति है वो जो वृषण से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब इस सेशन में मात्र 2 क्वेश्चन बचा होगा, उसको हम लोग डील करेंगे। जी हाँ चलिए 29 नंबर पे बात करते हैं। इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे या पन्ने निषेचन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए हमारा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ऑप्शन बी अंतःगर्भाशय वीर्य निषेचन या सेशन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशयीय युक्ति। ठीक है, चलिए इसका आंसर देंगे सारे बच्चे, क्या होना चाहिए 29 का आंसर। 2 मिनट आपके पास समय है। जी हाँ बहुत सारे बच्चे सही सही जवाब टिक कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर टिक करिए इसका। जी बिल्कुल सही, जिनका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही है कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, तो अंतःगर्भाशयीय युक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट 1 का पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को एक बार कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम जो है इनमें से किसका संभाग है। ऑप्शन हमारा ये है, देखिए मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, या प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का, या ब्लाटोसिस्ट का। ठीक है, ये था हमारा 4 ऑप्शन। चलिए जल्दी जल्दी से बच्चे इसका आंसर बताएंगे और लास्ट में हमारा ये सेशन स्टार्ट खत्म होने जा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा किन बच्चों का कितना आंसर सही गया। जी हाँ बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल ही सही है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल ही सही है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये सेशन हमारा बहुत ही बेटर रहा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएंगे किन बच्चों का कितना आंसर राइट गया है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ड्रीम क्लासेस को और बने रहिए हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर रहिए। ठीक है, थैंक यू।